वेलकम टू सीधी शिक्षा। आपका अपना चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्लास 11 फिजिक्स का 12 चैप्टर चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कार्नो इंजन के बारे में जाने थे। तो अभी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कार्नो इंजन की संरचना, उसकी बनावट और ऊष्मा स्रोत और ऊष्मा सिंक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, तो इस बीच में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई, संरचना के माध्यम से जानते हैं। देखिए, तो इसकी संरचना के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग जानते हैं कार्नो इंजन के बेस पे। ये कार्नो इंजन किस बेस पे होता है, इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ से जानते हैं। देखिए, तो कार्नो इंजन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, कार्नो इंजन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। देखिए, कार्नो इंजन के बेस पे, चलिए, कार्नो इंजन किस बेस पे होता है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। वास्तव में किस बेस पे होता है, तो यहाँ पर कार्नो इंजन के बेस पे हम लोग इसको जानते हैं। कार्नो इंजन के बेस पे ये किस तरीके से होती है, देखिए यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, ये इस तरीके से देखिए भाई, कार्नो इंजन के बेस पे यहाँ से देखिए, ये यहाँ से देखिए, क्लियर। चलिए, तो कार्नो इंजन के मुख्य भाग के बेस पे हम लोग जो रहता है, इस मुख्य भाग के बेस पे ये आप लोगों का इस तरीके से देखिए, यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कवर अप करते हैं भाई, यहाँ से, क्लियर। चलिए, अब यहाँ से देखते हैं कि इसकी संरचना के बेस पे हम लोग इस तरीके से देखते हैं। देखिए, इसकी संरचना के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कार्नो इंजन के मुख्य भाग, कार्नो इंजन के जो मुख्य भाग होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। पहला के बेस पे जो आप लोगों का होता है वो इस तरीके से होता है। देखिए, जो पहला के बेस पे होता है आप लोगों का इस तरीके से होता है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम के थ्रू से आप लोगों को आइडियल कार्नोट के बेस पे दिया गया है। ये आप लोगों को इस तरीके से देखिए, एक और के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को, जैसे यहाँ पर है सोर्स के बेस पे है, यहाँ पर आप लोगों के कार्नोट साइकिल के बेस पे है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कार्नो इंजन के बेस पे, कार्नोट इंजन के बेस पे, तो वही इसके अकॉर्डिंग है। तो यह उच्च ताप का अनंत ऊष्मा स्रोत होता है। जो ऊष्मा स्रोत होता है इसमें भाई, इसमें जो ऊष्मा स्रोत होता है वह क्या होता है, यह उच्च ताप का अनंत ऊष्मा स्रोत होता है। यह क्या होता है, यह उच्च ताप का अनंत ऊष्मा स्रोत होता है। इससे कितनी भी ऊष्मा ले ली जाए, इससे कितनी भी ऊष्मा ले ली जाए, या इसका ताप T या K टेम्परेचर पे या केल्विन पर नियत ताप बना रहता है। इससे कितनी भी ऊष्मा ले ली जाए, इसका ताप क्या रहता है, नियत बना रहता है। चाहे वह टेम्परेचर के बेस पे हो, चाहे वह केल्विन के बेस पे हो, ये दोनों का क्या रहता है, नियत बना रहता है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कंटेंट के बेस पे यहाँ पर ये कर सकते हैं कि यह उच्च ताप यह उच्च ताप का अनंत ऊष्मा, यह उच्च ताप का अनंत ऊष्मा स्रोत होता है। अनंत ऊष्मा स्रोत, अनंत ऊष्मा स्रोत होता है। इससे कितनी भी ऊष्मा ले ली जाए, इससे कितनी भी इससे कितनी भी ऊष्मा ले ली जाए, ऊष्मा ले ली जाए, ऊष्मा ले ली जाए या उच्च ताप का क्या होता है, अनंत ऊष्मा स्रोत होता है। इससे कितनी भी ऊष्मा ले ली जाए, इसका ताप, इसका टेम्परेचर, इसका ताप भाई, इसका ताप T और K, इसका ताप T और K पर क्या रहता है, K पर नियत बना रहता है, नियत बना रहता है, क्लियर। दूसरा के लिए हम लोग देखते हैं, तो इसके कार्नो इंजन के जो मुख्य भाग होते हैं, उस मुख्य भाग के आधार पर हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि कार्नो इंजन के मुख्य भाग निम्नलिखित है। पहला, यह उच्च ताप का अनंत ऊष्मा स्रोत होता है। इससे कितनी भी ऊष्मा ले ली जाए, इसका ताप T K पर नियत बना रहता है। ऊष्मा सिंक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ऊष्मा सिंक के बेस पे अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि यह निम्न ताप का अनंत सिंक होता है। यह निम्न ताप का अनंत सिंक होता है। इसे कितनी भी ऊष्मा दे दी जाए, इसे कितनी भी ऊष्मा दे दी जाए, इसका ताप T2K पर नियत बना रहता है। इसका ताप T2K पर क्या रहता है, परम ताप पर क्या रहता है, नियत बना रहता है। तो दूसरा, पहला ऊष्मा स्रोत के बारे में हम लोग देखें। यहाँ से पहला किसके बारे में देखें, ऊष्मा स्रोत के बारे में देखिए। यहाँ से देखिए, पहला ऊष्मा स्रोत के बारे में देखें। अब यहाँ पर हम लोग ऊष्मा सिंक के बारे में देख रहे हैं, ऊष्मा सिंक के बारे में देख रहे हैं, ये किस तरीके से होता है वो इसकी, ठीक है। तो चलिए, कार्नो इंजन का मुख्य भाग निम्नलिखित है। पहला, ऊष्मा स्रोत के बेस पे देखें कि यह उच्च ताप का अनंत ऊष्मा स्रोत होता है। इससे किसी भी ऊष्मा से ले ली जाए या इसका ताप T या K पर नियत बना रहता है। तो ऊष्मा सिंक यह निम्न ताप का अनंत सिंक होता है। इसे कितनी भी ऊष्मा ली जाए या दी जाए, इसके ताप पर T2 पर नियत बना रहता है। तो संरचना के बेस पे पहला ऊष्मा स्रोत के बेस पे है ये, और दूसरा किसके बेस है, ऊष्मा सिंक के बेस पे। तो पहला ऊष्मा स्रोत, दूसरा है ऊष्मा सिंक के बेस पे। तो दोनों यहाँ पर हो जाए, यह उच्च ताप का अनंत ऊष्मा स्रोत होता है। इससे कितनी
भी ऊष्मा ले ली जाए इसके ताप पर T या K पर नियत बना रहता है। और ऊष्मा सींक के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं तो यह क्या होता है, यह निम्न ताप का अनंत सींक होता है। इसे कितने भी ऊष्मा दी जाए इसके ताप पर नियत बना रहता है। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर प्रेशर के बेस पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबल आइसोथर्मल के बेस में, कार्नोट इंजन के बेस में, ये चारों सतत रूप से क्या है, विद्यमान है। क्लियर। पिस्टन युक्त बेलन, सिलेंडर विथ पिस्टन। पिस्टन युक्त बेलन के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए थर्ड में थर्ड देखते हैं, देखिए थर्ड है पिस्टन युक्त बेलन। थर्ड नंबर आप लोगों का क्या है, पिस्टन युक्त बेलन है। इस चीज को देखते हैं, पिस्टन युक्त बेलन के लिए देखते हैं। इसमें एक पिस्टन युक्त बेलन है, 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 जिसकी दीवार तथा पिस्टन पूर्णतः कुचालक, जिसकी दीवार तथा पिस्टन पूर्णतः कुचालक तथा आधार पूर्णतः कुचालक तथा आधार क्या होता है, सुचालक होता है। आधार क्या होता है, सुचालक होता है। पिस्टन घर्षण रहित, पिस्टन जो होता है वह घर्षण रहित गति कर सकता है। गति क्या कर सकता है, कर सकता है। इसमें आदर्श गैस भरी होती है। इसमें क्या भरी होती है, आदर्श गैस क्या होती है, भरी होती है। तो पिस्टन युक्त बेलन के अंतर्गत सिलेंडर विथ पिस्टन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं तो क्या होता है कि इसमें एक पिस्टन युक्त बेलन है, इसमें एक पिस्टन युक्त बेलन है, जिसकी दीवार तथा पिस्टन पूर्णतः कुचालक होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा सुगमतापूर्वक नहीं बह सकती है। इसमें धारा या करंट जो होती है वो सुगमतापूर्वक नहीं बह सकती है, वह धारा को अपने आप में बहने नहीं देती है। जो बहने देती है वो सुचालक, जो बहने नहीं देती है कुचालक होती है। तो इसी प्रकार बोला कि इसमें एक पिस्टन युक्त बेलन होता है, जिसकी दीवार तथा पिस्टन पूर्णतः कुचालक तथा आधार सुचालक होता है। लेकिन उसका वो पिस्टन पूर्णतः कुचालक था, लेकिन जो उसका आधार होता है, आधार क्या होता है भाई, सुचालक होता है। इसका आधार सुचालक है, लेकिन उसका पिस्टन क्या है, कुचालक। पिस्टन है आप लोगों का कुचालक। क्लियर। तो यहाँ से इस चीज को देखते हैं पिस्टन युक्त बेलन के बेस पे कि इसमें एक पिस्टन युक्त बेलन है, जिसकी दीवार तथा पिस्टन पूर्णतः कुचालक तथा आधार सुचालक होता है। पिस्टन घर्षण रहित गति कर सकता है। इसमें आदर्श गैस भरी होती है। और चौथा नंबर पे हम लोग देखते हैं भाई, चौथा नंबर के बेस पे पूर्णतः कुचालक प्लेटफॉर्म पर, पूर्णतः कुचालक प्लेटफॉर्म पर, पूर्णतः कुचालक प्लेटफॉर्म पर ऊष्मा का पूर्णतः कुचालक, ऊष्मा का पूर्णतः कुचालक, ऊष्मा का पूर्णतः कुचालक प्लेटफॉर्म होता है। क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है। तो ऊष्मा का पूर्णतः कुचालक प्लेटफॉर्म होता है, जो बेलन के लिए स्टैंड का कार्य करता है। जो बेलन के लिए किसका कार्य करता है, स्टैंड का कार्य करता है। जो बेलन के लिए स्टैंड का कार्य करता है तथा ऊष्मा को अपने अंदर, प्रवाहित नहीं होने देता है, प्रवाहित नहीं होने देता है। तो तीसरा नंबर हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि पिस्टन युक्त बेलन के आधार पर कि इसमें एक पिस्टन युक्त बेलन होता है, जिसकी दीवार तथा पिस्टन पूर्णतः कुचालक तथा आधार सुचालक होता है। पिस्टन घर्षण रहित गति कर सकता है। इसमें आदर्श गैस भरी होती है। इसमें क्या भरी होती है, आदर्श गैस V = nRT। nRT जो आदर्श गैस वाला समीकरण होता है ना, उसी के बेस पे पूर्णतः कुचालक प्लेटफॉर्म, परफेक्टली इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म, ऊष्मा का पूर्णतः कुचालक प्लेटफॉर्म होता है, जो बेलन के लिए स्टैंड का कार्य करता है तथा ऊष्मा को अपने अंदर क्या होने देता है, प्रवाहित नहीं होने देता है। तो तीसरा में पिस्टन युक्त बेलन और चौथा में पूर्णतः कुचालक प्लेटफॉर्म होता है। तो पिस्टन युक्त बेलन जिसकी दीवार तथा पिस्टन पूर्णतः कुचालक होता है तथा आधार क्या होता है, सुचालक होता है। क्लियर। तो चलिए इसके आगे के कंटेंट को देखते हैं। इसकी कार्यप्रणाली किस बेस पे होती है, इसकी कार्यप्रणाली को देखते हैं भाई। देखिए इसकी कार्यप्रणाली किस बेस पे होती है, तो इसकी कार्यप्रणाली के देखते हैं। इसके कार्यप्रणाली के बेस पे कार्नो ने ये बताया, कार्नो के बेस पे हम लोग, कार्नो ने ये बताया कि इस आदर्श इंजन से अनवरत कार्य प्राप्त करने के लिए, अनवरत कार्य प्राप्त करने के लिए, बहुत सारे कार्य प्राप्त करने के लिए, अनवरत कार्य प्राप्त करने के लिए इसे एक निश्चित चक्रीय क्रम में, इसे एक निश्चित चक्रीय क्रम में, देखिए इसे एक निश्चित चक्रीय क्रम में चलाया जाता है। इसे एक निश्चित चक्रीय क्रम में क्या किया जाता है, चलाया जाता है, जिससे कि प्रत्येक चक्र के बाद कार्यकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। कार्यकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। कार्यकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। एक चक्र को 4 प्रक्रमों में, एक चक्र को 4 प्रक्रमों में, यहां से देखिए एक चक्र को 4 प्रक्रमों में क्या करता है, पूरा करता
जाता है। एक चक्र को वो 4 प्रक्रमों क्रम से पूरा किया जाता है जो समताप सपैतनी बेस पे रहता है। तो इन प्रक्रमों का पीवी आरेख प्रेशर और वॉल्यूम के बेस पे, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में था ना, दाब आयतन आरेख, आयतन आरेख को हम लोग को डायग्राम के बेस पे उसमें प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या किए थे, शो अप किए थे। तो कार्य प्रणाली के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि कानों ने ये बताया कि इस आदर्श इंजन से अनवरत कार्य प्राप्त करने के लिए इसे एक निश्चित चक्रीय क्रम में चलाया जाता है, जिससे कि प्रत्येक चक्र के बाद कार्यकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है और एक चक्र को 4 प्रक्रमों में से क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। 4 प्रक्रमों में क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। इन प्रक्रमों का पीवी आरेख द्वारा प्रदर्शित प्रीवियस वीडियो के अंतराल में किया जा चुका है। क्लियर। चलिए अब समतापी प्रसार के बेस पे हम इस चीज को देखते हैं। समतापी प्रसार के बेस पे ये किस तरीके से होता है, इस चीज को देखते हैं। माना कि पिस्टन युक्त बेलन में 1 ग्राम अणु, माना कि पिस्टन युक्त बेलन में 1 ग्राम अणु आदर्श गैस पर भरा हुआ है। किस पर भरा हुआ है, आदर्श गैस पर भरा हुआ है। इसका दाब P तथा आयतन भी है, इसका दाब P तथा आयतन क्या है, भी है। तो इस स्थिति को सूचना आरेख के बिंदु A से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब इस बेलन को उष्मा स्रोत पर रखा जाता है, जिसके साथ गैस का समतापी प्रसार क्या होने लगता है, धीरे धीरे किया जाता है। जिसके अनुसार हम चित्र के माध्यम से प्रीवियस वीडियो के अंतराल में देखे थे कि इसमें की जो कि बेलन का जो स्रोत होता है वह चालकीय संपर्क में होता था। उष्मा स्रोत से बेलन में धीरे धीरे प्रवेश करती है तथा निकाय का ताप T के पर पीवी आरेख में इसके वक्र AB द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो कि बिंदु B पर निकाय का निर्देशांक P2 और V2 और T1 हो जाता है। इस प्रक्रम में निकाय द्वारा किए गए कार्य को हम लोग ऊष्मा Q के रूप में क्या करते हैं, तुल्य के साथ जोड़ते हैं। तो ये समतापी प्रसार के अनुसार होता है भाई। ये किसके अनुसार होता है, समतापी प्रसार के अनुसार होता है, जिसके अंतर्गत में हम लोग इस चीज को देख रहे थे। क्लियर। तो आप देखते हैं केल्विन प्लांक का कथन। केल्विन प्लांक का कथन किस बेस पे होता है, तो इस चीज की हम लोग यहाँ से गणना करते हैं भाई। देखिए तो अगर हमारे पास केल्विन प्लांक का कथन, केल्विन प्लांक का कथन, ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण असंभव है, ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से, जो कि चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से उष्मा लेकर के कार्यकारी पदार्थ में, उष्मा लेकर के कार्यकारी पदार्थ में बिना कुछ परिवर्तन लाए उसे पूर्णतः कार्य में बदल सके, उसे पूर्णतः कार्य में क्या कर सके, बदल सके। तो केल्विन प्लांक के कथन के नियमानुसार हम लोग ये चीज जानते हैं भाई कि किसी भी इंजन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से उष्मा लेकर के कार्यकारी पदार्थ में बिना कुछ परिवर्तन लाए उसे पूर्णतः कार्य में बदल दिया जा सके। तो ये केल्विन प्लांक कथन के नियमानुसार ये आप लोगों के पास आता है। ठीक है। उष्मा इंजन का वर्गीकरण हम लोग 2 तरीके से करते हैं भाई। उष्मा इंजन का वर्गीकरण हम लोग कितने तरीके से करते हैं, 2 तरीके से। क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन के बेस पे उष्मा इंजन का वर्गीकरण हम लोग 2 तरीके से करते हैं। पहला, उष्मा इंजन का मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, या उष्मा इंजन का वर्गीकरण 2 प्रकार से करते हैं। पहला होता है आंतरिक दहन इंजन, और दूसरा होता है बाह्य दहन इंजन। फिर ठीक है। तो पहला होता है आंतरिक दहन इंजन होता है, और दूसरा होता है बाह्य दहन इंजन होता है। ठीक है। तो आंतरिक दहन इंजन और दूसरा होता है बाह्य दहन इंजन। तो इंजन का वर्गीकरण हम लोग को उष्मा के जो इंजन का वर्गीकरण है 2 तरीके से करते हैं। उष्मा इंजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक दहन इंजन, दूसरा बाह्य दहन इंजन। तो इसको हम लोग पहला आंतरिक दहन इंजन के बेस पे इस चीज को करते हैं भाई। आंतरिक दहन इंजन के बेस पे हम इस चीज को करते हैं, वे इंजन जिनमें इंजन के अंदर ही ईंधन को जला करके ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक दहन इंजन कहते हैं। ठीक है। तो आंतरिक दहन इंजन के बेस पे हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं कि वे इंजन जिनमें इंजन के अंदर ही ईंधन को जला करके ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, वह आंतरिक दहन इंजन कहलाती है। और ये इंजन 2 प्रकार के होते हैं, और ये भी इंजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार
प्रकार के होते हैं। तो ऊष्मा इंजन का वर्गीकरण हम लोग दो तरीके से करते हैं। ऊष्मा इंजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला आंतरिक दहन इंजन, दूसरा बाह्य दहन इंजन। पहला आंतरिक दहन इंजन होता है, दूसरा क्या होता है, बाह्य दहन इंजन होता है। पहला क्या होता है, आंतरिक दहन इंजन, दूसरा क्या होता है, बाह्य दहन इंजन। तो पहला आंतरिक दहन इंजन के बेस पे हम लोगों ने इस चीज को देखा है कि वे इंजन जिनमें इंजन के अंदर ही ईंधन को जला करके जिनमें इंजन के अंदर ही ईंधन को जला करके ऊष्मा उत्पन्न की जाती है और आंतरिक दहन इंजन कहलाती है। जिसको ऊष्मा उत्पन्न की जाती है वह आंतरिक दहन इंजन कहलाती है। ये इंजन दो प्रकार की होती है, पहला ऑटो इंजन या पेट्रोल इंजन। पहला ऑटो इंजन या इसको बोला जाता है पेट्रोल इंजन, और दूसरा को बोला जाता है डीजल इंजन। दूसरा को क्या बोला जाता है, डीजल इंजन। ठीक है, तो दो तरह से होती है, ऑटो इंजन या पेट्रोल इंजन होता है या फिर डीजल इंजन होता है। पहला क्या होता है, या तो ऑटो होगा, ये तो पहला ऑटो होगा या फिर क्या होगा, पेट्रोल होगा। पहला क्या हो जाएगा, ऑटो या पेट्रोल इंजन होगा, और जो दूसरा होता है वह क्या होता है, डीजल इंजन होता है। इंजन दो प्रकार के होते हैं, या तो पेट्रोल वाला होता है या तो भाई डीजल वाला होता है। ठीक है, या तो पेट्रोल वाला या फिर डीजल वाला। ठीक है, तो ऑटो इंजन या पेट्रोल इंजन कहते हैं, जिसको पेट्रोल इंजन को ही ऑटो इंजन कहते हैं और ऑटो इंजन को ही पेट्रोल इंजन कहते हैं। दूसरा होता है डीजल इंजन। तो ऊष्मा इंजन का वर्गीकरण किया हम लोग। ऊष्मा इंजन का वर्गीकरण दो तरीके से किए, पहला आंतरिक दहन इंजन, दूसरा बाह्य दहन इंजन। तो आंतरिक ऊर्जा इंजन में आंतरिक दहन इंजन के बेस पे वे इंजन जिनमें इंजन के अंदर ही ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है उसको आंतरिक दहन इंजन कहते हैं। और डीजल इंजन के बेस पे देखते हैं। डीजल इंजन के बेस पे ऑटो इंजन या पेट्रोल इंजन, ऑटो इंजन या पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। देखिए क्या होता है, ऑटो इंजन या फिर क्या होता है, पेट्रोल इंजन होता है। ये क्या होता है, ऑटो इंजन या पेट्रोल इंजन होता है। डीजल इंजन के माध्यम से यहाँ पर ऑटो इंजन या पेट्रोल इंजन आता है। इस इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। अतः इसे पेट्रोल इंजन कहते हैं। अतः इसको हम लोग इंजन को क्या बोलते हैं, पेट्रोल इंजन कहते हैं। एक पेट्रोल वाला रहता है, कई बाइक ऐसी होती है, कई ऐसे होता है जो कई गाड़ी ऐसी होती है जो पेट्रोल से चलती है, कई डीजल से चलती है। तो जो पेट्रोल से चलती है उसको पेट्रोल इंजन, जो डीजल से चलती है उसको डीजल इंजन कहते हैं। इस इंजन का आविष्कार ऑटो नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको ऑटो इंजन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इंजन कहते हैं। तो इसका आविष्कारक ऑटो नामक वैज्ञानिक है और उसी के नाम पर इसको ऑटो इंजन कहते हैं या पेट्रोल इंजन कहते हैं। तो ये डीजल इंजन हो गया। डीजल इंजन के बेस पे ऑटो इंजन या पेट्रोल इंजन के बेस पे ये आपका आ गया। पेट्रोल इंजन के गुण को देखते हैं भाई। पेट्रोल इंजन का गुण किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। इसे चालू करने में बहुत कम समय लगता है। जो पेट्रोल इंजन होता है इसको चालू करने में बहुत ही कम समय लगता है। और दूसरा, यह धुआं रहित होता है। पहला क्या होता है भाई, देखते हैं। इसे चालू करने में, जो पेट्रोल इंजन होते हैं इसको चालू करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है भाई। और यह धुआं रहित होता है। और तीसरा, इसका कंटेंट को देखते हैं। तीसरा में क्या हो जाएगा, इसकी दक्षता अधिक होती है। इसकी इफिशियंसी जो होती है, इसकी दक्षता बहुत अधिक होती है, जिसका मान लगभग 47% होती है। कितना होती है, 47% होती है। और चौथा चीज में हम लोग ये चीज को देखते हैं भाई, इसका आकार छोटा तथा हल्का होता है। अतः इसका उपयोग कार, स्कूटर आदि में सरलता से किया जाता है। कार, स्कूटर, जैसे कि आप लोग बाइक तो चलाते ही होंगे, उसमें जो पेट्रोल होता है, कार होता है पेट्रोल वाला रहता है, कई डीजल वाला रहता है। तो पेट्रोल इंजन के गुण के रूप में अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसे चालू करने में बहुत कम समय लगता है, यह धुआं रहित होता है और इसकी दक्षता अधिक होती है, जिसका मान लगभग 47% के बेस होता है। इसका आकार छोटा तथा हल्का होता है तथा इसको कार, स्कूटर के रूप में किया जाता है। पेट्रोल इंजन के दोष को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए पेट्रोल इंजन के किस तरीके से दोष है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए। पेट्रोल की कीमत अधिक होती है भाई। यहाँ पर देखिए पेट्रोल इंजन के दोस्त, पेट्रोल की कीमत बहुत अधिक होती है। अभी तो देख रहे हैं भाई कि पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया भाई। क्लियर, आजकल बाइक चलाना ही मूर्खता हो गया है। ठीक है, भारी पड़ जा रहा है। पेट्रोल की कीमत अधिक होती है, यह ईंधन खर्चीला होता है। पेट्रोल की कीमत बहुत अधिक होती है, इस कारण से इसमें यह दोष है कि यह बहुत अधिक कीमती वाला होता है, इसलिए इसकी ईंधन में बहुत खर्चीला होती है। दूसरा, स्पार्क प्लग के खराब होने से इंजन बंद हो जाता है। यहाँ पर जो स्पार्क प्लग होता है भाई, यहाँ पर जो स्पार्क प्लग होता है, इसके खराब होने से इंजन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो पहला, पेट्रोल की कीमत अधिक होती है, यह इंजन खर्चीला होता है। दूसरा, स्पार्क प्लग के खराब होने से इंजन बंद हो जाता है। और तीसरा देखते हैं, तीसरा होता है पेट्रोल की वाष्प से विस्फोट का खतरा बना रहता है। पेट्रोल की वाष्प से विस्फोट का खतरा बना, जैसे कि पेट्रोल का वाष्प अगर उड़ जाएगा तो कहीं आग लगने की संभावना होगी, कहीं आग पकड़ लेगा भाई। तो इस कारण से इसकी जो वाष्प होती है उसमें क्या होती है, खतरा बनी रहती है। तो पेट्रोल इंजन के दोस्त हमारे पास 3 प्रकार से है। पहला, इसकी जो दाम है, अभी तो आग की तरफ बढ़ रहा है, देख रहे हैं इसका दाम किस तरीके से पूरा सर के ऊपर शेयर मार्केट में चढ़ गया। पेट्रोल की कीमत अधिक होती है, अतः यह ईंधन खर्चीला होता है। स्पार्क प्लग के खराब होने से इंजन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तीसरा, पेट्रोल के वाष्प से विस्फोट का खतरा बना रहता है। क्लियर। डीजल इंजन के लिए देखते हैं हम लोग।
डीजल इंजन, इस इंजन का आविष्कार डीजल नामक वैज्ञानिक ने किया था। नाम पे है जैसे कि ऑटो इंजन है, पेट्रोल इंजन, ऑटो नामक वैज्ञानिक किया था, तो इस इंजन का आविष्कार डीजल नामक वैज्ञानिक किए थे, इसलिए उसी के नाम पर डीजल इंजन रखा गया है। क्लियर। तो चलिए इस चीज को देखते हैं हम लोग। डीजल इंजन के बेस पे हम इस चीज को देखते हैं। डीजल इंजन के बेस पे इस इंजन का आविष्कार डीजल नामक जर्मन वैज्ञानिक ने, इस इंजन का आविष्कार डीजल नामक जर्मन वैज्ञानिक ने किया था, जर्मन वैज्ञानिक ने किया था। अतः उन्हीं के नाम पर इसे डीजल इंजन कहा जाता है, उसी के नाम पर इसे डीजल इंजन कहा जाता है। इसकी दक्षता पेट्रोल के इंजन की दक्षता से क्या होती है, अधिक होती है, तथा इस इंजन में ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग किया जाता है। इसमें अपेक्षाकृत कम ईंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें ईंधन के रूप में कच्चा तेल उपयोग में लाते हैं, अतः यह इंजन कम खर्चीला होता है। इसमें कम खर्चीला होता है, उच्च दाब सहन करने के लिए इसमें सिलेंडर को मजबूत तथा सुदृढ़ता पूर्वक किया जाता है। अतः इसकी प्रारंभिक लागत पेट्रोल इंजन की तुलना में क्या होती है, अधिक के बेस पे होती है। साथ ही हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि इसे प्रारंभ करने पे अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इसकी दक्षता लगभग 44% होती है, 54% होती है, और जबकि पेट्रोल की कितनी होती है, 47 होती है। ये आप लोगों के पेट्रोल की 47 होती है भाई, पेट्रोल की 47, जबकि डीजल की 54 होती है। यहाँ से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो। तो यहाँ पर डीजल इंजन के बेस पे देख लिए कि इस इंजन का आविष्कार डीजल इंजन का आविष्कार डीजल नामक जर्मन वैज्ञानिक ने किया था। अतः उन्हीं के नाम पर, जैसे कि ऑटो नामक वैज्ञानिक के लिए, ऑटो के लिए हम लोग किए थे पेट्रोल इंजन, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो इंजन कहते हैं। तो इस इंजन का आविष्कार डीजल नामक जर्मन वैज्ञानिक ने, जो डीजल है वो कहाँ के हैं, जर्मन नामक। जैसे कि डीजल लेने जाते हैं तो डीजल का मतलब क्या होता है, उस जर्मन वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसका आविष्कार किया था, इस कारण से उसको डीजल बोला जाता है। ठीक है। पेट्रोल भी आप लोगों का जो वैज्ञानिक है ऑटो, उसने किया था, इसलिए और उसको ऑटो इंजन बोलते हैं या पेट्रोल इंजन बोलते हैं, ऑटो इंजन बोलते हैं या फिर पेट्रोल इंजन बोलते हैं। तो इस इंजन का आविष्कार डीजल नामक जर्मन वैज्ञानिक ने किया था, अतः उन्हीं के नाम पर इसे डीजल इंजन कहा जाता है। इसकी दक्षता पेट्रोल की दक्षता से अधिक होती है। इस इंजन में ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग किया जाता है। इसमें अपेक्षाकृत कम ईंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें ईंधन के रूप में कच्चा तेल उपयोग में लाते हैं, अतः यह इंजन कम खर्चीला होता है। इस इंजन में कम खर्चीला लगता है, जबकि पेट्रोल वाले में बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में लगता है भाई। उच्च दाब सहन करने के लिए इसमें सिलेंडर को मजबूत तथा सुदृढ़ बनाया जाता था। इसकी प्रारंभिक लागत पेट्रोल इंजन की तुलना में अधिक आती है, साथ ही इसके प्रारंभिक अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इसकी दक्षता लगभग 54% होती है। क्लियर। अब बाह्य दहन इंजन कारक के बारे में जानते हैं हम लोग। बाह्य दहन इंजन कारक क्या होती है, वे इंजन जिनमें इंजन के बाहर, इस चीज को जान जाते हैं। ये इस चैप्टर का और इस फिजिक्स के जो चैप्टर का है वो लास्ट टॉपिक है, बाह्य दहन इंजन के बेस पर इस चीज को देखते हैं। वे इंजन जिनमें इंजन के बाहर ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। तो वे इंजन जिनमें इंजन के बाहर ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, बाह्य दहन इंजन कहलाती है। क्या कहलाती है, बाह्य दहन इंजन कहलाती है। भाप इंजन इसका एक उदाहरण है। भाप इंजन इसका क्या है, एक उदाहरण है। भाप इंजन के मुख्य दो निम्नलिखित गुण होते हैं। भाप इंजन के मुख्य निम्नलिखित आप लोगों का गुण है। इसकी दक्षता बहुत कम होती है भाई। इसकी दक्षता क्या होती है, बहुत कम होती है। तो पहला कंटेंट को देखते हैं। इसके बेस पे इसकी दक्षता बहुत कम होती है। किसकी दक्षता बहुत कम होती है, बाह्य दहन इंजन की। तो इसकी दक्षता क्या होती है, बहुत ही कम होती है। दूसरा हम लोग ये कंटेंट देखते हैं, यह भारी तथा बहुत बड़े आकार का होता है। यह भारी तथा बहुत बड़े आकार की होती है। और तीसरा नंबर में देखते हैं, इसे प्रारंभ करने में अधिक समय लगता है। डीजल को ही जानते हो, जनरेटर के बेस पे आप लोग देखे ही होंगे। तो बाह्य दहन इंजन के बेस में देखते हैं, वे इंजन जिनमें इंजन के बाहर ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, बाह्य दहन इंजन कहलाती है। भाप इंजन इसका एक उदाहरण है। भाप इंजन के मुख्य दो निम्नलिखित होते हैं। इसकी दक्षता क्या होती है, बहुत ही कम होती है। दूसरा, यह भारी तथा बहुत बड़े आकार की होती है। तीसरा, इसे प्रारंभ करने में बहुत अधिक समय लगता है। चौथा, इसमें अधिक धुआं निकलता है। जो डीजल बाह्य दहन इंजन के बेस पे होता है, इसे बहुत अधिक धुआं निकलता है। पांचवा, इसे बहुत अधिक आवाज निकलती है। जैसे जनरेटर देखा, जनरेटर कितना साउंड करता है भाई, इतना साउंड करता है कि आपका जो डीजे वगैरह है वो साउंड नहीं करता भाई, इतना साउंड करता है। इससे बहुत अधिक आवाज निकलती है भाई। ठीक है। तो बाह्य दहन इंजन के बेस पे वे इंजन जिनमें इंजन के बाहर
बाहर ईंधन को जलाकर उसमें उत्पन्न की जाती है बाह्य दहन इंजन कहलाती है। भाप इंजन इसका एक उदाहरण है। भाप इंजन के मुख्य दो निम्नलिखित होते हैं। इसकी दक्षता बहुत कम होती है, यह भारी तथा बहुत बड़े आकार का होता है, इसे प्रारंभ करने में बहुत अधिक समय लगता है, इसमें अधिक धुआं देता है, इससे बहुत अधिक आवाज भी निकलती है। तो ये था आज का हमारा इंजन से रिलेटेड जो चैप्टर था कार्नो इंजन ऊष्मागतिकी के नेम पे हम लोग कार्नो इंजन का संरचना देख लिया, उसके प्रकार को देख लिया। तो आज का वीडियो लेक्चर को हम लोग यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 13 के साथ मिलते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।